नमस्कार दोस्तों वैसे तो आप पिछले कुछ दिनों से लगातार पीओके के बारे में सुन रहे हैं कि वहां पर बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट हुआ। आर्मी ने कोशिश किया कि उसको पूरी तरह से कुचल दिया जाए, बहुत से लोग मारे गए। इनफैक्ट पाकिस्तान आर्मी का एक हेलीकॉप्टर भी क्रैश हुआ। ये सारी चीज़ों के बारे में आप लगातार सुनते आ रहे होंगे, लेकिन इसके पीछे का इतिहास क्या है, इसके पीछे का मेन कारण क्या है, वो मैं आपको डिटेल से इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि एग्जैक्ट चीज़ें क्या हो रही हैं जिसकी वजह से यहाँ पर आपको प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तान क्या चाहता है, लोगों की डिमांड क्या, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी आईक्यू पर आपको आरंभ ऑफर के तहत 50% फ्लैट डिस्काउंट सभी यूपीएससी कोर्सेज पर मिल रहा है। 2027 हो, 28 हो, 29 हर एक इंडिविजुअल बैच आप ले सकते हैं, जिसके अंदर 1-to-1 मेंटरशिप, रिवीजन टेस्ट और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। जो भी फीचर के साथ आपको पैकेज चाहिए वो चूज करिए। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल कर सकते हैं। यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, हमें पीओके को समझने की जरूरत है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जब हम बात करते हैं ना, तो बेसिकली हम ये जो लाइट ग्रीन कलर का आप देख रहे हो ना, ये वाला जो पूरा एरिया, हम उसकी बात करें। ऑल्दो मेन जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आप देखोगे, जिसको आज़ाद कश्मीर भी बुलाते हैं पाकिस्तान वाले, ये वाला जो एरिया है जिसकी कैपिटल मुजफ्फराबाद। अगेन राइट साइड में आप देख सकते हो, ये रहा आपका एलओसी और यहाँ पर है आपका मुजफ्फराबाद। ये आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान बोलता है उसकी कैपिटल उन्होंने बना रखा है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है ना, ये जो पीओके है, ये जो आज़ाद कश्मीर, ये जो हम बात कर रहे हैं इसको लेकर, तो इनका खुद का अपना प्राइम मिनिस्टर होता है, खुद का प्रेसिडेंट होता है, उनका खुद का लेजिस्लेटिव असेंबली और जुडिशरी भी खुद का है। मतलब जैसे पाकिस्तान का तो खुद का सुप्रीम कोर्ट है, जैसे भारत में है, वैसे ही ये जो एरिया आप देख रहे हो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इनका अलग से सुप्रीम कोर्ट है। ऑल्दो कहने के लिए तो ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वहां के लोगों को पता है कि एक्चुअल पावर पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। यहां पर इनफैक्ट आप देखोगे तो जो डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, स्ट्रैटेजिक पॉलिसी, ये सब कुछ पाकिस्तान के पास है। एंड इसी की वजह से बहुत से जो लोकल एक्टिविस्ट हैं वो यही आर्ग्यू करते हैं कि रियल पावर लाइज विथ इस्लामाबाद रादर दैन मुजफ्फराबाद, विच इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब देखो यहाँ पर एक बार मैं आपको बता दूं कि जो इमीडिएट ट्रिगर क्या हुआ है, अभी ये जो पूरा प्रोटेस्ट, इतना खून खराबा, ये सब का मेन कारण जो इमीडिएट ट्रिगर है वो है 12 रिजर्व्ड सीट। क्या है ना कि अभी प्रेजेंट में अगर आप देखोगे, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली है, मतलब मैं इस एरिया की बात कर रहा हूं, इनका खुद का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसमें टोटल 53 सीट्स हैं। अगेन इसमें आप देख सकते हो, और 53 सीट्स में से आप देख पाओगे यहाँ पर जो पीपीपी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये बेसिकली भुट्टो की पार्टी है, बिलावल भुट्टो आपको पता होगा, राइट। और नीचे जो आप देख रहे हो पीएमएलएन, ठीक है, ये जो शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इनकी पार्टी है। तो मेजर इन्हीं के पास है एक्चुअली, क्योंकि अभी पाकिस्तान को जो रूल कर रहे हैं वो शहबाज शरीफ की पार्टी है, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट पीपीपी का भी है। तो इन्हीं के पास सबसे ज़्यादा आपको सीट्स देखने को मिलेंगी। अब इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है, ये 53 सीट्स कहने के लिए सीट्स हैं, लेकिन इसमें से 20 सीट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी रिजर्व हैं। इसमें से आप देख सकते हो 12 सीट जो हैं वो रेफ्यूजीज के लिए हैं जो पाकिस्तान में आकर सेटल हुए, 5 सीट वुमेन के लिए है, 1 सीट ओवरसीज कश्मीरीज के लिए है, 1 सीट रिलीजियस स्कॉलर्स के लिए है, 1 सीट टेक्नोक्रेट्स के लिए है। तो इसकी वजह से जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वोटर्स हैं वो सिर्फ 30 सीट्स पर इलेक्ट करते हैं, मतलब कि आपका कितना हो गया, 33 सीट्स, और बाकी का जो 20 सीट्स है वो आपका रिजर्व है एक प्रकार से। तो यहाँ पर लोकल्स इतने गुस्से में क्यों हैं? देखो, जो रिजर्व रेफ्यूजी का सीट्स है ना, 12 सीट्स मैंने आपको बताया रिजर्व रेफ्यूजी, ये बेसिकली आप देखोगे तो इट इज इलेक्टेड आउटसाइड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। मतलब इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज अगर आप देखोगे ना, ये जो 12 सीट्स हैं वो कुछ पंजाब में मिलेंगी, कुछ सिंध में मिलेंगी। तो एक प्रकार से जो लोकल रेसिडेंट्स हैं उनका आर्गुमेंट ये है कि ये लोग तो रहते भी नहीं हैं यहाँ पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, यहाँ पर ये रहते भी नहीं है, उसके बावजूद भी इनका रिप्रेजेंटेशन पीओके को लेकर है। मतलब उनका ऐसा मानना है कि जब आपका सीट यहाँ पर है ही नहीं, जब उनका कोई इन्फ्लुएंस यहाँ पर है ही नहीं, मतलब एक प्रकार से आप जानबूझकर ऐसा सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग एक्चुअल में लेजिस्लेटिव असेंबली को कंट्रोल नहीं करते हैं, ये कंट्रोल किया जाता है इस्लामाबाद के पास। अच्छा, इसको थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं ताकि और अच्छे से क्लैरिटी आपको मिल सके। देखिए 1947 पार्टीशन आप सबको पता है, और आप सब जानते हैं कि ये जो पूरा एरिया है
ये मैं पूरा बात कर रहा हूँ, जिसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, अक्साई चीन हो गया, सचगाम वैली जो चाइना को दिया था पाकिस्तान ने। तो ये पूरा एरिया अगर आप देखोगे तो ये प्रिंसली स्टेट था 1947 के पहले, हरी सिंह के अंडर में। अब क्या होता है कि जब देश आज़ाद हो जाता है तो पहले तो ये जो प्रिंसली स्टेट है उसने कहा कि भाई हम इंडिपेंडेंट रहना चाहेंगे, हरी सिंह ने कहा। तो अब उसमें क्या हुआ, पाकिस्तान को लगा कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर जो है मुस्लिम्स की आबादी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये हमारे अंडर में होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर ट्राइबल मतलब बोलने के लिए ट्राइबल्स थे, वो थे पाकिस्तान आर्मी के लोग, ड्रेस चेंज करके चाहे जो भी है, वो लोग यहाँ पर इसको लेने की कोशिश कर रहे थे। ये आपका श्रीनगर पहुँचने वाले थे, उसके पहले ही यहाँ पर ये रुक जाते हैं और तभी वॉर स्टार्ट हो जाता है आपका। क्योंकि उस समय हुआ क्या कि जो हरी सिंह है उन्होंने फाइनली इस चीज़ को माना कि हाँ पाकिस्तान पूरा जम्मू कश्मीर को लेने के लिए आ रहा है। तो हरी सिंह ने, आप सब जानते हो कि यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है उसको साइन किया, कहा कि हम भारत के साथ जाना चाह रहे हैं, और तभी 1948 में भारत पाकिस्तान के बीच में पहला वॉर स्टार्ट होता है। अब वॉर जब हुआ और जब जहाँ पर चीज़ें रुकी, उस आधार पर आप देखोगे तो ये दो पार्ट में एक प्रकार से डिवाइड हो गया। एक तो हो गया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान जो है इसको अभी तक कंट्रोल करता रहा, ये गिलगित बल्तिस्तान, ये पीओके का एरिया हो गया। और ये वाला जो पूरा एरिया हो गया, इनफैक्ट अक्साई चीन भी, क्योंकि 1962 वो जो वॉर हुआ था चाइना के साथ, तो चाइना ने अक्साई चीन वाला एरिया ले लिया था, लेकिन तब तक जो है ये पूरा का पूरा भारत के पास में ही था। और भारत तब से लेकर अभी तक यही कहता आ रहा है कि पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से इसको ऑक्यूपाई कर रखा है, ये भारत का अभिन्न हिस्सा है। अब देखो क्वेश्चन ये आता है कि पाकिस्तान ने ये जो रेफ्यूजी सीट्स है, 12 रेफ्यूजी सीट्स, जिसको लेकर इतना ज़्यादा ब्लड सेड हो रहा है पीओके के अंदर, ये 12 सीट क्यों बनाया? देखो क्या है ना कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल, मतलब बहुत सारे हजारों लोग जो हैं वो इधर से आ गए थे पाकिस्तान की तरफ, ठीक है, वो पाकिस्तान की तरफ चले गए। अब पाकिस्तान को लगा कि कैसे ये जो कश्मीर का मुद्दा है उसको रेलेवेंट रखा जाए, तो पाकिस्तान ने क्या किया, यहाँ पर एक रिजर्व सीट रख दिया ताकि पूरी दुनिया को बताया जाए कि जम्मू कश्मीर अभी भी डिस्प्यूटेड है, जो रेफ्यूजीज़ हैं जो भारत की तरफ से आए थे उनको हम पॉलिटिकल राइट्स दे रहे हैं। पाकिस्तान कहता है कि हम सभी कश्मीरीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कई सारे जो पाकिस्तानी लीगल एक्सपर्ट्स का आर्गूमेंट ये है कि इसको अबॉलिश नहीं किया जा सकता, अगर इसको अबॉलिश किया जाएगा तो पाकिस्तान का जो पूरा नैरेटिव है वो कमजोर पड़ जाएगा। सो दैट इज द बिगेस्ट रीजन, आई होप आप समझ रहे हो कि क्यों पाकिस्तान ने ये 12 रिजर्व सीट क्रिएट किया था। अच्छा, ये पूरा कंट्रोवर्शियल क्यों हो गया अभी? देखो वैसे तो कई दशकों से लोग टॉलरेट कर रहे थे इस अरेंजमेंट को, उनका मानना था कि ये 12 सीट नहीं होना चाहिए, लेकिन रिसेंटली जो है लोकल्स, रेसिडेंट्स इस चीज को अब खुले तौर पर क्वेश्चन करने लग गए। रिप्रेजेंटेशन मतलब कि व्हाई शुड पीपल लिविंग इन कराची और लाहौर वो मुजफ्फराबाद या फिर पीओके का जो गवर्नेंस है उसको इन्फ्लुएंस करेंगे? अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? क्योंकि ये जो लेजिस्लेटर्स हैं वो तो पीओके के वोटर्स को अकाउंटेबल है नहीं, क्योंकि वहां पर रिप्रेजेंट कर नहीं रहे, बस सीट्स उनके लिए रिजर्व कर दी गई हैं। और फाइनेंस का भी तो मामला है, मतलब पूरा का पूरा जो बजट है पीओके का, जो उनको रहने की सुविधा, पूरा खर्चा वो तो पीओके के लोग दे रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पर उनका खर्चा हम क्यों उठाएं? और रिसेंटली क्या हुआ कि फाइनली ये जो लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे पाकिस्तान, मतलब मैं उस सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं जो पीओके में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, तो प्रोटेस्टर्स वहां पर भी गए, लेकिन पीओके के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीजें हैं, इसलिए हम इसको नहीं हटा सकते। तो प्रोटेस्टर्स को यही लगा कि भाई देखो, ना तो जुडिशरी से बात बन रही है, जो पाकिस्तान की सरकार है, आर्मी है, वो तो हमारी बात सुनने वाली नहीं है। सो दैट इज वाई ये जब पूरा रास्ता बंद हो गया तब इन्होंने यहाँ पर आवाज़ उठानी स्टार्ट की और ये पूरा प्रोटेस्ट हुआ। अब इस पूरे प्रोटेस्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको पता होना चाहिए वो है JAAC, दैट इज ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी। ये 2023 में बना था। इनिशियली अगर आप देखोगे तो इनका इकोनॉमिक डिमांड था, इसके अंदर ट्रेडर्स हैं, लॉयर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट हैं, लोकल पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं। तो इनिशियली ये इकोनॉमिक इश्यूज़ पर फोकस करते थे कि भाई यहाँ पर बिजली के दाम कम करो, सब्सिडाइज जो गेहूँ है, आटा है, वो थोड़ा प्रोवाइड करिए, तो अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा उठाते। लेकिन धीरे धीरे अब समझ में आया कि इससे बात बनने वाली नहीं है, यहाँ पर पॉलिटिकल रिफॉर्म में ये कन्वर्ट होता गया। और इकोनॉमिक इश्यूज क्या है वो तो आप सब जान ही रहे हो, इतने सारे वीडियोस आप श्योर आपने देखे होंगे। इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस, इनफैक्ट इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस आप देखोगे तो बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पीओके में होता है। वहाँ पर एक बहुत ही फेमस डैम है मंगला डैम। मंगला डैम ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये झेलम नदी पर है, ठीक है। और ये जो मंगला डैम है वहाँ से इतना प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिसिटी, वो सब जो है आपका पाकिस्तान के बाकी हिस्से में दिया जाता है, पंजाब में दिया जाता है, सिंध में दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो उनका
कहना है देखो हमने तो अपनी ज़मीन छोड़ी है, यहाँ पर हमारा एरिया सबमर्ज हो गया, फैमिलीज डिस्प्लेस हो गए और इलेक्ट्रिसिटी का फ़ायदा कौन उठा रहा है? दूसरे लोग उठा रहे हैं। हमारे यहाँ पर तो इलेक्ट्रिसिटी इतनी महंगी है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट सिंबल बन गया इस पूरे एक्सप्लॉयटेशन का। अच्छा, इसके अलावा व्हीट क्राइसिस तो है, ये गेहूँ, आटा, ये सब के दाम बहुत बढ़े हुए हैं। सब्सिडाइज जो व्हीट की सप्लाईज है वो इरेगुलर है। अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा तो चल ही रहा है क्योंकि इंडस्ट्रीज नहीं है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है और थोड़ा बहुत पाकिस्तान के बाकी हिस्से में जो डेवलपमेंट हुआ है स्पेशली पंजाब में, वो पीओके में कुछ नहीं हो पाया। और ऑब्वियस सी बात है, ये लोग भी तो देखेंगे ना कि भारत में जम्मू कश्मीर में किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना सारा पैसा अलोकेट कर रही है, उल्टा पाकिस्तान में देखिए क्या हालत हो रहा है। तो उनको भी ये बात समझ में आ रही है। और गवर्नेंस का भी क्वेश्चन है। जो प्रोटेस्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि गवर्नेंस एक मेन इशू है, क्योंकि एक्टिविस्ट का आर्गुमेंट ये है कि ये जो ऑटोनॉमी की बात कही गई है ना कि इनका अलग से सुप्रीम कोर्ट है, देखो अलग से लेजिस्लेटिव असेंबली है, बट ये बोलने के लिए रियल पावर तो अल्टीमेटली इस्लामाबाद के पास है। जो फेडरल मिनिस्ट्रीज हैं, सिक्योरिटीज एजेंसीज हैं, जो आर्मी है, वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है। तो बोलने के लिए आपने पेपर में बोल दिया, ऑटोनॉमी दिया है हमने, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, जो वायलेंस है वो इतना एस्केलेट क्यों हुआ, क्यों इतने लोग मारे गए? आप देखो मारे भी कितने लोग हैं उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, 50, 100, 200, 500, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर्स तो आपको कभी बताया नहीं जाएगा। तो पाकिस्तान जो एडमिनिस्ट्रेड अथॉरिटीज हैं वो रिस्पॉन्ड की कैसे? जब ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हो रहा था तो जेएएसी को ही इन्होंने बैन कर दिया, तो लोग और ज्यादा आक्रोशित हो गए, लीडर्स को अरेस्ट कर लिया इन्होंने, एंटी टेरर और जो सेडिशन रिलेटेड केसेस हैं वो फाइल कर दिए, सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय कर दिए और इसी की वजह से इतना क्लैश देखने को मिला और डेथ टोल लगातार बढ़ते गई। अच्छा, इसका गिलगित बल्तिस्तान से क्या कनेक्शन है? देखो गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं वो भी तो नजर रखेंगे ना, देखेंगे भाई पीओके में चल क्या रहा है, इतना ज़्यादा लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी भी अलग अलग डिमांडें हैं। सेम वही चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर चीज़ें होंगी तो ये लोग भी प्रोत्साहित होंगे, ये लोग भी प्रोटेस्ट करने पर आएंगे। और इसीलिए अगर आप देखो तो भारत इस पूरे चीज़ों को, इन पूरे मामले को बहुत ही क्लोजली वॉच कर रहा है, क्योंकि भारत के लिए तो क्या है, ये पूरा हिस्सा हमारा ही है, ये हमारे अंडर में आना चाहिए आज नहीं तो कल। तो भारत के पर्सपेक्टिव से जो प्रोटेस्ट है वो दिखा रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट फेल हो गई है उसको गवर्न करने में। इकोनॉमिक ग्रीवियंसेस जो हैं वो कितना ज़्यादा प्रोटेस्टर्स के पास, ह्यूमन राइट्स कंसर्न है विद इन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज। तो इंडियन ऑफिशियल्स इन सारी चीज़ों को उठाएंगे और बताएंगे, चाहे वो यूएन हो, अंडर अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो। वैसे तो भारत बहुत ज़्यादा चीज़ों को नहीं करता था, लेकिन पाकिस्तान तो एक ही राब जो है लापता रहता था, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, यूएन हो, सिक्योरिटी काउंसिल, कहीं पर भी। तो भारत के पास भी ये सारी चीज़ आएंगी। देखो ये पाकिस्तान की रियल चीज़ है। पाकिस्तान बार बार भारत के ह्यूमन राइट्स की बात करता है, खुद देखो यहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो प्रोटेस्ट है वो पहले के मुकाबले बहुत अलग है और ये बहुत बड़ा अलार्म साइन है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के लिए, क्योंकि पहले पीओके में जो भी प्रोटेस्ट हो रहे थे बहुत छोटे मोटे होते थे, लोकलाइज, बहुत छोटे समय के लिए होते थे, कुछ इशू के बेस पर होते थे। लेकिन अभी प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रीवियंसेस है, पॉलिटिकल ग्रीवियंसेस है, कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रीवियंसेस है, एंटी एस्टैब्लिशमेंट का सेंटिमेंट अब लोगों के अंदर आ गया है। तो ये कॉम्बिनेशन क्या होता है ना, ये बहुत मायने रखता है किसी भी मूवमेंट के लिए। और इतिहास में आप उठाकर देख लो, बहुत सारे मूवमेंट हुए हैं, वो एग्जैक्टली इसी तरह से चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। तो देखते हैं अब होता क्या एग्जैक्टली पीओके में, पाकिस्तान क्या कर पाता है इसको लेकर। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू जो 360 डिग्री जानकारी, एक ओवरऑल चीजें थी, वो आपको समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो गिलगित बल्तिस्तान में सबसे बड़ा पीक, मतलब बड़ा क्या मतलब, वो इकलौता इनमें से कौन सा पीक आपको गिलगित बल्तिस्तान में देखने को मिलेगा? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, अभी 50% फ्लैट डिस्काउंट सभी बैचेस पर मिल रहा है। 1-to-1 मेंटरशिप हो, रिवीजन हो, टेस्ट हो, इनफैक्ट 18 बुक्स आपके घर पर भेजते हैं हम। और प्रीलिम्स क्रैक कर लोगे अगर आप, तो पूरा फी भी रिफंड हो जाएगा आपको। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर है, इस पर कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। Study IQ IAS, making India smarter and better.